मैं तो चाहता हूँ कैलकुलेट ही ना करो ज्यादा इसके ऊपर, ये तो 1 मिनट का काम है, देखते ही होना चाहिए। सर इसमें तो हम्म। नो रूट्स आ रहे हैं। वेरी गुड, नो रूट्स इज करेक्ट ऑप्शन। कोई कुछ करना ही नहीं था बेटा, बिल्कुल सही। तुम्हें पता है मॉड साइन एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है ना। दूसरी बात, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1, तो साइन एक्स प्लस 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 दैट इज 2, और मैक्सिमम कहां तक चलेगी, 4, 2 से 4 तक चलेगी, तो ये दोनों कभी तो इक्वल हो ही नहीं सकते। दिस implies that mod of sin x, this can never equal to sin x plus 3। तो क्या बोलोगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात बेटा, बताओ। हाँ जी बच्चों, सब लोग बताना यार, आ रही बात समझ में यहां तक, कोई डाउट किसी को। नो सर। वेरी गुड। तो लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये ग्राफिकली करना है, फिर से सोचना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है द इक्वेशन, सॉरी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू mod cos 3x, ठीक है, इन द रीजन 0 to π इज। ग्राफिकली सोचना, अदरवाइज बहुत क्रिटिकल होगा अगर ग्राफिकली सॉल्व नहीं करते हो तो। पहला ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 6। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। यस बेटा, बताइए। और सारी चीजें ना डिपेंड करती है पीरियोडिसिटी पे। पीरियोडिसिटी फंक्शन की मेजर करनी, उसको सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो दिमाग में आता है ना तो कुछ सोचा जा सकता है। क्या पीरियोडिसिटी के बारे में सोच पा रहे सर cos 3x को cos 2x प्लस। हैं? जरूरत नहीं है बेटा, मैंने तुमसे बोला ना ग्राफिकली सोचो, बहुत कम टाइम लगेगा। तुम ये देखो कि cos 3x है अपने पास, इसका अगर मैं पीरियड देखूंगा कितना आएगा, 2 पाई cos का पीरियड होता है और 3 से डिवाइड कर दिया, 2 पाई/3 पीरियड आ गया ना। समझ में आ रही है बात सबको। तो अगर मैं cos 3x का ग्राफ बनाऊं, अच्छा हाँ, मॉड भी लिखा हुआ है ना, तो मॉड cos x का जो बन गया वो आ गया π/3, क्योंकि मॉड cos x का जो पीरियड होता है वो तो है पाई, और यहाँ x के साथ में 3 का मल्टीपल है तो π/3 आ गया। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं ना किसका, मॉड cos x का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनने वाला है। बस मैं इतना ही काम कर रहा हूं, देखो, एक तो 0, π/3, 2 π/3, फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या गया, पाई। इसके बीच में वो रिपीट कर रहा है 3 बार। ये मॉड cos x का ग्राफ था, मैं शायद थोड़ा गलत बना रहा हूं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये आई बात सबको समझ में। हाँ जी बच्चों बताना, यहां पे जो पॉइंट आएगा ना वो वाला पॉइंट क्या आएगा, दिस इज π/2। तो π/2 पे तो आपको पता है cos 0 ही होता है, इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। मॉड cos 3x का ग्राफ मैंने बनाया। ये ग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताना सबसे पहले तो। बेटा बताओ, ये ग्राफ समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। हाँ वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अब मैंने दूसरा ग्राफ बनाया किसका, साइन एक्स का। किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल। साइन एक्स। साइन एक्स π/2 पे पीक पकड़ रहा है, 1 वैल्यू, पाई पे 0 हो रहा है और 0 पे 0 हो रहा है, तो बेटा ये ग्राफ ऐसे कुछ बन गया, ठीक है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, 6 सॉल्यूशन, फोर। 6 हाँ सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिला उतने सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है। बेटा अभिषेक और आयुष समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अभिषेक, आवाज आ रही है तुम तक, ठीक है।
अभिषेक को आवाज नहीं आ रही शायद। अभिनव समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सही से सोचना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये भी ग्राफिकली सोचना है आपको। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the equation 2 tan x this plus x, this is equal to 12 pi divided by 5 in the interval close 0 to 2 pi is, ऑप्शंस हैं अपने पास। पहला ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन है इनफाइनाइट। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? ये इनफाइनाइट तो खैर ये मजाक कर रहा है ना, तुम्हें दिख भी रहा होगा। तुमने बोला सर ऐसे कैसे दिख रहा है, कुछ तो पता चल नहीं रहा अभी तक। तो चलना चाहिए पता यार, सोचो जरा क्या करें। मैंने तुम्हें ग्राफ बनाने सिखा दिया, बस ग्राफ का इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन भी ग्राफिकली हो रहा है। ग्राफिकली कैसे हो रहा है बेटा कि मैंने इस 2 tan x को तो लेफ्ट साइड रहने दिया और दूसरा 12 पाई अपॉन 5 दिस माइनस x लिख लिया। 2 से डिवाइड भी कर देते हैं तो ये अपने पास मिल चुका है कितना, 10x इज इक्वल टू 6 पाई अपॉन 5 दिस माइनस x बाई 2। ये तो है अपने पास स्ट्रेट लाइन और यहां 10 फंक्शन मिल गया जो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस रीजन में, 0 से लेके 2 पाई तक के रीजन में, और फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं ये एक तो मैंने ले लिया टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ, वो ये मुझे मिल गया 0, देन पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड, 2 पाई पे 0। राइट, ग्राफ भी कैसा मिल गया बेटा, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी राइट में, और फिर टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ ऐसी पिक्चर मुझे मिल रही है। एंड देन दिस इज द ग्राफ। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, यहां पे अनडिफाइंड होता था। मैंने ग्राफ तुम्हें सिखा रखा है, ऐसा कुछ पिक्चर मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये तो मैंने जो रेड कलर से बनाया वो बनाया 10 का ग्राफ। अब जो दूसरी है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो है ना वो कैसी है बेटा, 6 पाई बाई 5 माइनस एक्स बाई 2। तुम्हें अगर याद हो ना तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, ऐसे सोचा करो। इसका स्लोप अगर पॉजिटिव रहे, m पॉजिटिव रहे, तो ये लाइन होती है इंक्रीजिंग, और अगर इसका स्लोप नेगेटिव हो तो ऑब्वियसली लाइन कैसी होगी, डिक्रीजिंग। तो जो स्लोप पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनेगा लाइन का वो ऐसा बन जाएगा। मैं 2 लाइंस बना के दिखा देता हूं तुम्हें। ये वाली लाइन, ये तो हो गया स्लोप पॉजिटिव के लिए। जहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना, तो वो वाला पॉइंट y की वैल्यू c गिवन करता है, मतलब 0, c पॉइंट हो गया ये वाला। जब x 0 तो y कितना आ रहा है, c आ रहा है। ठीक है, ये तो है आपके पास mx प्लस c की लाइन, जिस केस में m पॉजिटिव है। और अगर m नेगेटिव हो जाए बेटा तो लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। c मैंने सेम प्लेस पे रखा हुआ है। हाँ, ये लाइन, ये कब मिल गया, जब आपका m नेगेटिव, c सेम है, पॉजिटिव वैल्यू लिए c की। तो जहां पे इंटरसेप्ट करेगा ना y एक्सिस को, तो वो वाला पॉइंट क्या होगा, c। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ लाइन पे। इसका स्लोप मतलब x का मल्टीपल माइनस हाफ है, तो इस लाइन के लिए जो स्लोप आ रहा है m, वो आ रहा है माइनस हाफ। और जो c आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है 6 पाई बाई 5, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है बेटा, और ये लाइन का वैल्यू मतलब ये y का वैल्यू 0 कब होगा, यहां पे देखो 0 कब हो रहा है, या यहां पे 0 कब हो रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा भाई। जब
y0 हुआ तो x एक्सिस पे रूट मिलेगा, है ना? तो y0 कब हो रहा है यहाँ पे? दिस इज माइनस c बाई m पॉइंट, या यहां पे आएगा अगर m नेगेटिव होता है तो माइनस c बाई m दिस कॉमा 0। बेटा ये दोनों ग्राफ समझ में आए सबको, स्ट्रेट लाइन के जो मैंने डिफाइन किए? हाँ जी बच्चों बताओ। हाँ बेटा Yes, sir. बोलना। वेरी गुड। तो अब मैंने क्या Yes, किया? sir. वेरी गुड। अब देखो जरा कि जो ये वैल्यू है ना अपने पास लाइन की, ये वाली वैल्यू जीरो कब हो रही है? तो मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 पाई अपॉन 5 दिस माइनस x बाई 2, इस लाइन का। तो इसमें y की वैल्यू अगर मैं जीरो करूं तो y इक्वल टू जीरो कब होगा? दिस इंप्लाइज व्हेन दिस x इज इक्वल टू 12 पाई अपॉन 5, इस पॉइंट पे जीरो होगा। 12 पाई अपॉन 5 का मतलब क्या हुआ? ये 2 पॉइंट समथिंग इंटू पाई होगा, मतलब वो नंबर मेरा कहीं यहां पे लाई कर रहा है बेटा। लोकेशन अब प्रॉपर देखनी होती जब ग्राफ बनाना हुआ, तो यहां पे कहीं पे लाई कर रहा है। दिस पॉइंट इज 12 पाई अपॉन 5 एक्स एक्सिस पे। और जब मैं y इंटरसेप्ट की बात करता हूं, मतलब y एक्सिस पे जीरो कहां पे हो रहा है? x का वैल्यू जीरो रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 6 पाई बाई 5, वो यहां पे कहीं पे मिल रही है। दिस इज 6 पाई अपॉन 5, 0, 6 पाई अपॉन 5 एंड दैट पॉइंट इज 12 पाई बाई 5, 0। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, डिक्रीजिंग लाइन मिल गई अपने आप ही। अब तुम्हें देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने सॉल्यूशंस मिल गए? 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल गए। आई बात सबको समझ में? अब तो स्ट्रेट लाइन किसी भी कर्व के साथ आ जाए बस कर लोगे सॉल्व। हाँ जी बच्चों बताना हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलते हैं Yes, sir. वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी घुसा रहा हूँ साथ साथ, मतलब मजा आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 11। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन गिवन है अपने पास, sin x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6। So which of the following is correct option? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया। सोचो अब और बताओ। मतलब पहले तो मुझे इन दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे, उनका एडिशन करना पड़ेगा और फिर उसके साथ में साइन एक्स को कंपेयर करना पड़ेगा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलता है। तो तुम सोच सकते हो यार, ट्राई करो एक बार। हाँ जी बेटा बताओ। सर इसके रेंज से काम नहीं कर सकते हैं? रेंज से कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, बट ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो देता इंटीजर ही है ना वैल्यू। रेंज से काम कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि उनको अगर मैथमेटिकली लिखते हैं, जैसे तुम सीबीएसई में लिखते हो, तुम्हें स्कूल में लिखवाया हो कि मॉड फंक्शन को लिख के स्प्लिट करके बताओ, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्प्लिट करके बताओ, रेंज वाइज लिख के बताओ, तो कितना टाइम टेकिंग होता है, पूरा पेज भरता है उसमें। मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुम वो काम करो, तुम नॉर्मली एक प्लेन ग्राफ बनाओ रफ सा और उसके थ्रू सोचना शुरू कर दो। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में 3 पार्ट लेता हूं। एक तो 1 प्लस साइन एक्स का ग्राफ जनरेट करता हूं, कैसा मिलेगा। ठीक है, गौर से देखना है इसे। ये तो तुम्हें पता है रीजन 0 से 2 पाई दिया हुआ है, तो भाई ये तो बस साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, सिर्फ यहां से यहां तक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पे 1 ऐड कर दिया। जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक लेंथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां से यहां पे 0 था तो 0 पे अब 1 देगा वैल्यू, और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है,
इधर से इधर तक ऐसे ही चला, यहाँ पे 0, फिर उसके बाद -1, मतलब एक्स एक्सिस को टच करता हुआ फिर ऊपर आ गया। आई बात सबको समझ में? ये वाला ग्राफ किसका मिल गया? 1 प्लस साइन एक्स का मिल गया। ठीक है बेटा, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं ना? समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। अब देखो, मैंने इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें बताया था डिसकंटीन्यूअस होता है कहां पे? इंटीजर्स पे। तो तुम जरा देखो इंटीजर वैल्यू कब कब दे रहा है। एक तो π/2 पे दे रहा है, एक पाई पे दे रहा है, एक 3π/2 पे दे रहा है, और एक 2π पे दे रहा है। मैंने एक तो 1 की लाइन ड्रॉ कर दी, और एक यहाँ पे 2 पे पीक आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी अब, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स हुआ, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और +1 करूंगा तो 2 आ जाएगी। अब जो 1 से लेके 2 तक की बीच की वैल्यूज है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बेटा प्रॉपर ग्राफ बना रहा हूं मैं, हाँ। ये 1 प्लस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सही से समझना। उसी के बाद ड्रॉ किया करो यार, पहले देख लिया करो कैसी पिक्चर बन सकती। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, फिर कितना आ गया? 3π/2, और फिर कितना आ गया? 2π। अब 0 से π/2 के बीच में अगर हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो 1 से 2 तक के बीच की वैल्यूज हैं। 1 से 2 तक के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया बेटा। लेकिन π/2 पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। आई थिंक मेरी बात सब लोग समझ रहे हो? समझ में आ रही है बातें? और π/2 से पाई फिर 1 आ गया। हाँ जी बेटा बताना, समझ में आया कि नहीं? अरे भाई कुछ बोलो, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। तो पाई से लेके 2π तक अगर हम अपन चलते हैं, तो 0 से 1 तक के बीच की वैल्यू और 0 से 1 तक के बीच की वैल्यू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होता है। तो ग्राफ तो एक्स एक्सिस पे ही आ गया, यहां तक सब जगह 0। लेकिन सिर्फ 2π पॉइंट पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहां पे हो जाएगी वैल्यू 1। तो ऐसी कुछ पिक्चर मुझे मिल रही है। तो ये ग्राफ मिला किसका? 1 प्लस साइन एक्स का। अब मैं बढ़ा आगे कौन से फंक्शन पे? 1 माइनस कॉस एक्स पे। तो बेटा प्रॉपर सोचना, देखना कि किस तरीके ग्राफ बन रहा है। तो ये पहले तो बनाते हैं कॉस एक्स का ग्राफ, माइनस कॉस एक्स का बनाते हैं। क्या कॉस एक्स का बना है ना? तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे चलता था तो ऐसे चलेगा, इस तरीके से आया। ये वाला पॉइंट कितना? 2π। ये वाला पॉइंट कितना? पाई। और ये वाला पॉइंट कितना? 0। ठीक है, यहां पे π/2 और यहां पे 3π/2। अब थोड़ा गौर से देखो, इस पे मैंने क्या किया? 1 ऐड किया, तो ग्राफ एक लेंथ ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब मुझे पिक्चर अब ऐसी मिल चुकी है। ये ऐसे आ गया, ठीक है। और फिर यहां पीक पकड़ा, फिर ऐसे आ गया बेटा। पीक किस पे पकड़ा है? पाई पे। और वो पीक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, फिर से वो लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 है, यहाँ पे 0.1 है, ये नीचे 0 आ गया। अब फिर से ड्रॉ करते हैं, देखो कैसा मिल रहा है। मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, एक तो 2 के लिए और एक 1 वाली। ठीक है बेटा, π/2 तक 1। थोड़ा सा ग्राफ अजीब सा बन गया है, एक मिनट रुको, मैं इसे सही से बना देता हूं। कुछ ऐसा बनना चाहिए, वैल्यू क्लैश करे। हाँ अब ठीक है, ऐसे क्यों किया ना? समझ में आ रही है बात ये? क्योंकि 3π/2 पे वैल्यू 1 देगा ये किसका ग्राफ है जो ऊपर बना है? ये वाला पिक्चर है 1 माइनस कॉस एक्स का। ठीक है, अब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं बेटा। तो जरा सोचो, जब आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेते हुए, थोड़ा ध्यान देना, सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव ही आ रही है। पहली बात तो ये है, इसका निकाल रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स का। फिर दोनों ग्राफ्स का एडिशन करूंगा अभी। ये अच्छा क्वेश्चन था, सही से समझते चलो, बट तुम्हें बताते हुए बहुत टाइम लग रहा है मुझे। ये प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। यहां पे 2π आ गया, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में ये येलो कलर की ग्राफ
का की जो कर्व है, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स की जो कर्व है, मैं येलो से ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग। 1 माइनस कॉस एक्स की जो कर्व है, वो कर्व 0 से 1 के बीच में लाई करी, और 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो बेटा यहां तक तो आ गया 0, बट पाई बाई 2 पॉइंट पे पहुंच गया कितना? 1। फिर 1 से फिर यहां से लेके पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में है वो कितना? 1 से 2, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना? 1। तो यहां से लेके यहां तक 1 रहेगा, बट बेटा ये एक चीज ध्यान रखो कि पाई पे डिस्टर्ब होगा ग्राफ। क्यों होगा ये शायद सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पाई पे ना वैल्यू 2 आ रही है, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 2 ही होता है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और रिमेनिंग पोर्शन में कितना आ गया? 0। इसके बाद फिर 0। ऐसा ग्राफ मिल रहा है। एक मिनट, यहां पे देगा बबल, तो 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। आई बात सबको समझ में? ग्राफ क्लियर हो रहा है बेटा? बताना हाँ या ना। हाँ जी बच्चों बोलो, समझ में आ रहा है ग्राफ सबको? यस सर। वेरी गुड। किसी को कोई यस सर। डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग नोट कर लो। पहले तो मैं बना लेता हूं एक्सेस, फिर उसके बाद एडिशन करते हैं दोनों का। किस किस का एडिशन किया? 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, इसका पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले तो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। ये आ रहा है 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, एंड दैट इज 2 पाई। अब जरा गौर से देखो, 0 से लेके पाई बाई 2, पहले तो 0 पॉइंट पे वैल्यू चेक करो। 0 पे पहले ग्राफ में कितनी वैल्यू है? 1 है। और 0 से लेके पाई बाई 2 तक पहले ग्राफ में वैल्यू 1 आ रही है और दूसरे ग्राफ में 0 आ रही है। पाई बाई 2 पॉइंट पे वैल्यू बदल रही है, पहले ग्राफ से 2 आ रही है और दूसरे ग्राफ से 1 आ रही है। उसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले 0 से पाई बाई 2 देखो, तो 1 प्लस 0 1 हो गया। तो भाई यहां तक का तो ग्राफ बन गया, आ गया ना? ये आ गया 1। पाई बाई 2 पॉइंट पे दूसरे वाले ग्राफ ने वैल्यू 1 दी हुई है, और पहले वाले ग्राफ ने वैल्यू दी हुई है कितनी? 2। 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो बेटा पाई बाई 2 पॉइंट पे आ गई वैल्यू 3, तो यहां पे कहीं पे 3 आएगी। ये मैंने ड्रॉ कर लिए 3, ये 2 और ये 1। ठीक है, अब थोड़ा गौर से देखो, पाई बाई 2 से पाई चलते हैं जब, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में पहले ने भी 1 वैल्यू दी है और दूसरे ने भी 1 वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना? पाई बाई 2 से पाई, एग्जैक्टली पाई की बात मैं कर रहा हूं, राइट? तो पहले से भी 1 और दूसरे से भी 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। तो ग्राफ यहां से यहां तक ऐसे मिल गया। यहां पे भी बबल लगा दिया, यहां पे भी बबल लगा दिया। पाई पॉइंट पे एग्जैक्टली वैल्यू देखोगे तो कितनी मिलेगी? तो पाई पॉइंट पे दूसरे से मिल रही है 2 और पहले से मिल रही है 1, तो 1 प्लस 2 ये तो आ गया 3। तो बेटा ऐसा ग्राफ मिल गया। आई बात कुछ समझ में? यहां पे सॉरी। और फिर उसके बाद बढ़े आगे, पाई से 3 पाई बाई 2 जरा देखना। तो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या वैल्यू मिल रही है? पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में पहला ग्राफ तो दे रहा है 0, और दूसरा ग्राफ दे रहा है कितना? ये दे रहा है 1। तो 0 प्लस 1 कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ मिल चुका है, यहां से यहां तक 1। फिर 3 पाई बाई 2 पॉइंट पे देखें तो दूसरे ग्राफ से 1 है, और पहले ग्राफ से कितनी है? 0 है। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब यहां पे बबल नहीं लगेगा, यहां पे 1 ही रहा। ठीक ठीक है बेटा। फिर चले 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई अगर मैं देखता हूं तो फर्स्ट ग्राफ भी 0 वैल्यू दे रहा है और दूसरा ग्राफ भी 0 वैल्यू दे रहा है। तो चलो यहां पे बना दो 0। ठीक है, बबल दिया है 3 पाई बाई 2 पे, और फिर बबल दिया 2 पाई पे। क्यों दिया? बिकॉज 2 पाई पे दूसरा ग्राफ दे रहा है 0 वैल्यू, और पहला ग्राफ दे रहा है कितना? 1 वैल्यू। तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। यहां तो मैंने ग्राफ टू ग्राफ ऐड करना सिखाया तुम्हें। मैं तो सीधे सीधे ना इन दोनों फंक्शन के सम को लेता और डायरेक्टली ग्राफ जनरेट कर देता। 0 से पाई बाई 2 लेते हुए, पाई बाई 2 से पाई लेते हुए, पाई से लेके 3 पाई बाई 2। क्यों करता ब्रेक इन पॉइंट पे? क्योंकि इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए इन्हीं पॉइंट पे ब्रेक करता और सीधे इन दोनों ग्राफ्स का एडिशन कर देता।
मतलब बिना ग्राफ बनाए, तो टाइम कम लगता, मतलब काफी सारी टाइम सेविंग हो जाती है। अब जो दूसरा फंक्शन है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, वो है साइन एक्स बेटा। तो साइन एक्स के साथ कंपेयर करना था इन दोनों को। तो साइन एक्स इसके इक्वल कब होगा, तो ग्राफ बना लेते हैं साइन एक्स का। तो देखो कैसा बन रहा है ग्राफ साइन एक्स का। दिस इज इन दैट फॉर्म, ये चला π/2 पे 1, सॉरी ऐसा कुछ, एंड देन पाई पे 0, एंड देन 3π/2 पे -1 और 2π पे 0। बेटा क्या लगता है कितनी जगह पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, बताओ। हाँ जी बच्चों, बोलना कुछ, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? अरे भाई देख के बताओ। कभी नहीं सर करेगा। तो हाँ अरे कभी नहीं कर रहा, देखो ये बबल है बेटा जहां पे पास कर रहा है, क्योंकि तूने देखा π/2 पॉइंट पे जो ग्राफ की वैल्यू है वो 3 है, और 2π पॉइंट पे जो ग्राफ की वैल्यू वो कितनी है, 1 है। तो ये दोनों ग्राफ तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए, 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अगर तुम प्रैक्टिस में हो, डायरेक्टली ये ग्राफ बना पा रहे हो, और दूसरा तुमने साइन का ग्राफ बना दिया, तो बेटा 1 मिनट का काम था ना। कुछ लंबा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बताओ। नहीं ना, समझ में आया कैसे किया बेटा? अरे भाई हाँ या ना कुछ बोलो यार। यस वेरी यस सर। वेरी गुड। सो एक क्वेश्चन तो आपने ऐसे किया, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं, ये वाला। दिस इज ऑफ जेई मेंस 2010, जो अगला क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन सुनते ही तुम्हें कुछ तो अच्छा लगने लग गया होगा कि सर एक लाइन एक पेज में हो जाएगा खत्म। प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज ऑफ जेई मेन 2010। क्या दिया हुआ है बेटा, बोलता है लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, this is equal to 5 divided by 13, where this 0 is less than by alpha is comma beta is less than equal to pi by 4, then 10 to alpha, then 10 to alpha is equal to, ऑप्शंस हैं अपने पास। पहला ऑप्शन है 19/12, दूसरा ऑप्शन है 20/7, थर्ड ऑप्शन है 25/16, और फोर्थ ऑप्शन है बेटा दिस इज 56/33। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, जल्दी भाई, कम टाइम लगाओ, बहुत बकवास का क्वेश्चन है। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा सर अभी कहाँ बकवास है, तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ जी बच्चों, क्या लगता है कैसे करें? वैल्यू 10 टू अल्फा की पूछ रहा है। जब वैल्यू 10 टू अल्फा की पूछ रहा है, जानबूझ के पूछ रहा है ना आपसे, बोलता है कि आप कैलकुलेशन कम करो। अब भाई ऐसे सोच लो, 10 टू अल्फा है अपने पास, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 प्लस अल्फा माइनस बीटा। कितना कम काम हो गया ना अब तो, है ना। और इसका फॉर्मूला तुम जानते हो क्या होता है, दिस इज 10 अल्फा प्लस बीटा, दिस प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा, एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा, दिस इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। यही तो आता है। अब जो 10 अल्फा प्लस बीटा है और 10 अल्फा माइनस बीटा उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन कॉस तो दिया ही है ना। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4/5, तो 10 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ।
ये तो बना दो ट्रायंगल। तो ये कितना मिल गया मुझे 5 और ये क्या मिल गया 4, तो ये कितना मिल जाएगा 25 माइनस 4 दैट इज 3, तो ये वैल्यू आ गई 3/5। और दूसरा आ गया कॉस, साइन दिया हुआ है ओके, साइन अल्फा माइनस बीटा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज सॉल्व कर दो जल्दी से, कितना आ गया 5/13, तो 5/13 इसका मतलब यहाँ 13 यहाँ 5, तो यहाँ कितना। सर हाँ बेटा, tan अल्फा प्लस बीटा 3/4 होगा शायद, 3/5 नहीं। सॉरी 3/4 यार, दूसरा 5/12 आ गया है ना। ठीक है बेटा, पुट कर देते हैं दोनों की वैल्यू, 3/4 प्लस 5/12 एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, दिस इज 9 प्लस 5 दैट इज 14 अपॉन, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं ठीक है 48, यही तो आ रहा है, एंड दैट डिवाइडेड बाय, नीचे देखना कितना आ रहा है 48 माइनस 15 दिस डिवाइडेड बाय 48, 48 कैंसिल आउट, 14 अपॉन दिस इज 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा बेटा 33, यही आ रहा है 14 अपॉन 33। यार कोई मैच तो कर नहीं रहा, मैंने कुछ गलती कर सर दी। यहाँ पे आपने 48 क्या लिया, एलसीएम लिया है 4 और 12 का। हाँ एलसीएम नहीं लिया, नो सर एलसीएम, सर हाँ मैंने मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दिया। कर दिया है। हाँ नीचे हाँ यार थोड़ा गलती कर दी मल्टीप्लाई करते हुए। नीचे देखो ये तो आ गया 36। सर इंटू 12 हो जाएगा ना फिर वो, हाँ 12 इंटू 3 और फिर 5 इंटू 4। हाँ, तो 36 और हाँ 26 सर, आ तो गया 36 प्लस, हाँ 20 होगा। 56 अपॉन इतना आना चाहिए ना, तो आ गया 56 अपॉन 56 33। अपॉन 48। हाँ तो कितना आ गया बेटा 56 अपॉन 33, फोर्थ 33। ऑप्शन। ये तो बहुत सिंपल सा 56 क्वेश्चन अपॉन था। 33 आएगा वेरी गुड, फाइनल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था है ना। तो मेंस के क्वेश्चन तो देखो इसी लेवल के आ जाते हैं, जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन भी होती है, बहुत इजीली सोच सकते हो मतलब तुम। एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मजा भी आने लग जाता है ना अपने को। तो ये चाहिए एडवांस 16 का क्वेश्चन, अगला कर लोगे तुम लोग इजीली, लेकिन दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है, दिस इज ऑफ जेई एडवांस 16। इसमें बोलता है बेटा द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके 13। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, 1 अपॉन साइन π/4 प्लस k माइनस 1 दिस इंटू π/6 करवाया था ना ऐसे ही क्वेश्चन कुछ, वहां कॉसेक लिखा था, इंटू साइन π/4 प्लस k π/6 and that value is equal to ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 3 माइनस रूट 3, सेकेंड ऑप्शन इज 2 इंटू 3 माइनस रूट 3, और थर्ड ऑप्शन है 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, और चौथा ऑप्शन है बेटा अपने पास 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, जल्दी भाई बताओ बेटा। कैसे करना चाहिए, अप्रोच बता दो। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हुआ था इसलिए बोल रहा हूं, अप्रोच बता दो मुझे। हाँ जी बच्चों, क्या लगता है क्या अप्रोच लेनी चाहिए, जो भी दिमाग में आता है यार वही बताओ। सर इसमें साइन ए प्लस बी का हाँ फॉर्म बनाओ बिल्कुल। ये जो पूरी टर्म है इसको मान लो टीके, जैसे पीछे टीएम लिया था यार,
क्यों लिया टीके? क्योंकि इसके एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो π/6 का आ रहा है। देखो ना बस इसे गौर से। तो टीके पहले इसे सिंप्लीफाई करो। टीके π/6 का डिफरेंस आ रहा है तो मैंने ऊपर लिख लिया sin π/6, मतलब ऊपर नीचे π/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, sin π/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वाला एंगल मतलब बहुत बड़ा होता है लिखने के लिए, तो इसे a लिख लेता हूँ और इसे b लिख लेता हूँ। मुझे ये पता चल रहा है बस b माइनस a इज इक्वल टू π/6 आ राइट यस बेटा? सर। तो कितना आ गया? नीचे आ गया sin a इंटू साइन बी, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाई, ऊपर इसे भी थोड़ा ऐसे लिख लो, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन π/6। साइन π/6 इज 1/2 और ये वैल्यू 2 आ गई अपने पास। तो ऊपर साइन π/6 b माइनस ए की फॉर्म में लिखा जाता है, साइन b माइनस ए। तो साइन b माइनस ए का फॉर्मूला ओपन कर दो, क्या आ जाएगा? साइन b कॉस ए माइनस कॉस ए साइन, सॉरी कॉस b साइन ए, and that whole divided by sine of a into sine of b and this into 2 ये आ गया। अब डिवाइड कर दो तो पहला तो मिल गया cot a माइनस दूसरा मिल गया cot b मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट? तो दैट इज द वैल्यू ऑफ tk। तो मतलब अल्टीमेटली tk की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू cot π/4 प्लस k माइनस 1 इंटू पाई दैट डिवाइडेड बाई 6, और दूसरा आ गया कितना? माइनस का कॉट π/4 दिस प्लस k पाई दैट डिवाइडेड बाई 6। सेम क्वेश्चन था जैसे थोड़ी देर पहले करवाया था अभी आपको, है ना? सिग्मा रिलेशन दिया हुआ है 1 से लेके 13, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके 13 tk का वैल्यू निकालना है। तो कर दो सिंप्लीफाई, k इक्वल टू 1 से लेके 13 मल्टीप्लाई में 2 था वो बाहर लिख लेते हैं, अंदर कितना आ गया? यही पूरा वैल्यू, मतलब जो भी था। तो मैं इसे ना ओपन करके लिख देता हूँ बेटा, 2 इंटू ओपन करके लिखो, k इक्वल टू 1 रखा, कितना मिल गया? cot π/4 दिस माइनस cot π/4 प्लस π/6, k इक्वल टू 1। जब k इक्वल टू 2 प्लेस करूंगा तो cot π/4 प्लस π/6 दिस माइनस cot π/4 प्लस 2π/6 एंड दिस प्लस एंड सो ऑन चलते चले गए। लास्ट टर्म क्या मिलेगी? लास्ट टर्म मिलेगी cot π/4 प्लस 12 पाई अपॉन 6 माइनस cot π/4 प्लस सर वो 5/14 हो गया। ओके 13 पाई अपॉन 6, राइट बेटा? ये वैल्यू मिल गई और मिडिल वाली सारी टर्म्स मेरी एलिमिनेट हो गई। यार मैं कभी कभी लिखने में कुछ चीजें गलत हो जाती है, मुझे बता दिया करो, अभी जैसे बता दिया था, ठीक है? नहीं तो जो लोग ऑनलाइन देखते हैं फिर वो समझते शायद 40 नहीं हो गए यहाँ पे। तो बेटा ये चीज आ गई, तो मिडिल की सारी टर्म्स एलिमिनेट हो गई। अब अल्टीमेटली मुझे जो ये वैल्यू मिली जिसकी वैल्यू निकालनी है, दिस इज 2 टाइम्स cot π/4 का वैल्यू 1 माइनस लास्ट वाली टर्म बची हुई, उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कितना? cot पाई प्लस π/4 प्लस π/6, क्योंकि 13 π/6 को लिखा ही जा सकता है ना, कितना? 2 पाई प्लस, सॉरी, राइट बेटा? और cot 2 पाई प्लस थीटा कितना आएगा? फिर से cot थीटा आ जाएगा, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई 2 1 माइनस cot π/4 प्लस π/6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a प्लस b? क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद है? cot a प्लस b का सर फॉर्मूला? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। हाँ, cot a cot b दिस -1 अपॉन में cot a प्लस cot b। सही कह रहे हो तुम? सर कुछ भी हो सकता है, बी प्लस ए हो जाएगा ए प्लस बी, उससे तो मतलब एडिशन में तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, हाँ। चलो फिर करो अप्लाई बेटा, क्या फॉर्म मिल रही है? रख दे वैल्यूज। ये आ गया 1 माइनस cot π/4 इंटू cot π/6 दिस -1 अपॉन cot
पाई बाई 4 प्लस कॉट पाई बाई 6। पुट कर दी वैल्यूज, क्या क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1, कॉट पाई बाई 6 हो गया कितना, √3। सो दिस इज √3 माइनस 1 दैट डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। ये वैल्यू आ चुकी है बेटा। अब जो ऑप्शंस है ना उसमें तुम देख रहे हो कि टर्म्स ऐसी हैं कुछ, गौर से देखना, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो रैशनलाइज कर दो इस टर्म को। ठीक है, तो जैसे तुम इसे रैशनलाइज करते हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया ऊपर, अपॉन में क्या आ गया, √3 का स्क्वायर 3, दिस माइनस 1, तो ये आ गया 2। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस √3 माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करो, 3 प्लस 1, दिस माइनस 2 √3 एंड दैट होल डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लिया तो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, सॉरी 4, एंड दिस माइनस 2 √3 and that whole divided by 2, that 2 and 2 they are eliminated and this value 2 minus 4 कितना हो जाएगा, -2। -2 मैंने दोनों से कॉमन ले लिया बेटा, तो ये आ गया 1 प्लस √3। तो -2 इंटू 1 प्लस √3, देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, -2 इंटू 1 प्लस √3, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है बेटा, यस सर। वेरी गुड। अरे एक मिनट रुको, मैंने सही तो किया नहीं, ये गलत लिखा था, अब सही है, 2 इंटू √3 माइनस 1, राइट। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्मेट भी देख रहे हो लगभग सेम ही आ गया जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसके साथ में, एडवांस 16 का क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मेट ध्यान में आनी चाहिए, कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हो, और ट्रिगो में तो ऑलमोस्ट मैनिपुलेशन ही है सब जगह। थोड़ी देर और चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज तुम्हारी पहली क्लास तो हुई नहीं फिजिक्स की, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा कुछ और करवा ही दूं तुम्हें, है ना। तो बेटा अगला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन ऑफ जेई 86 1986 का, थोड़ा पुराना है लेकिन मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 15 IIT 86, क्या है क्वेश्चन में, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, for a positive integer n, fn theta, this is equal to tan theta by 2 into, ऐसे लिख लीजिए बेटा, into sec 1 plus sec theta into 1 plus sec 2 theta into 1 plus sec 4 theta and so on till 1 plus sec 2 to the power n theta। ठीक है, ये तो है एफ एन थीटा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज f2 pi upon 16, this is equal to 1। Second option, f3 pi upon 30 pi upon 32, this is equal to 1। Third option, f4 pi upon 64, this is equal to 1। And fourth option is f5 pi upon 128, this value is equal to -1। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सही से सोचो और मुझे बताओ, आप लोग कर सकते हो इजीली सॉल्व। प्रॉपर थीम बनती है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा। क्या लगता है तुम्हें,
हाँ जी बच्चों, क्या लग रहा है? अरे यार, एक मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर है तुम्हारे पास, है ना? तुम उस चैप्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इंडक्शन से वैल्यूज निकाल सकते हो। ऐसे करो ना, पहले तो निकालो F1 थीटा, मतलब n की वैल्यू 1। जब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या होगा? कहां तक चलेगा एक्सप्रेशन? देखो जरा गौर से, वैसे निकालना शुरू करो। पहले तो ले लिया F0 थीटा। अगर मैं F0 थीटा लिखता हूं, मतलब n की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो यहां देखो 2 की पावर 1 है, यहां इस वाले एक्सप्रेशन में 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई है थीटा के साथ में, ठीक है ना? और लास्ट में 2 की पावर n मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने F0 थीटा लिखा पहले। तो F0 थीटा की बात करूं तो ये कितना आ रहा है? 10 थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा, बस इतना ही तो आएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं कितना? 10 थीटा बाई 2, मतलब साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। और जो 1 प्लस सेक थीटा था ना, उसको लिख लिया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। फायदा हुआ ना इसका कुछ? क्या फायदा हुआ कि जो मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा है ना, उसको मैं लिख सकता हूं कितना? कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक स्क्वायर से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2, इसने मिलकर बना दिया साइन थीटा। अल्टीमेटली नीचे बचा है कॉस थीटा, तो टोटल वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 10 थीटा मिल गई, राइट? बस ये काम करना है। अब बढ़ो आगे। अब निकाला अगर आपने F1 थीटा, तो अगर F1 थीटा निकालता हूं तो कितना मिल जाएगा? 10 थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा, दिस इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा। और इसमें जो पहले वाला ये दो एक्सप्रेशन है, जिन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, इसका वैल्यू कितना मुझे मिल रहा है? 10 थीटा मिल रहा है। और इस वाले को सिंप्लीफाई करके अपन कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिस डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा। बस ऐसे सोचो बेटा, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 10 थीटा। 10 थीटा को लिखते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसे पिछले वाले में किया था कैलकुलेशन। और ये कितना लिखा जा सकता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ गया? कॉस 2 थीटा। अब एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और कितना मिल गया? ऊपर साइन 2 थीटा मिल गया, और नीचे क्या मिल गया? कॉस 2 थीटा मिल गया। इसका वैल्यू फिर कितना मिल गया? 10 थीटा, 10 टू थीटा। 10 2 थीटा। आगे बात समझ में बेटा? तो जब यहां 0 हो रहा है तो यहां पे आ रहा है 10 थीटा, यहां 1 हो रहा है तो यहां पे आ रहा है 2 थीटा। अब भाई साहब, अगर यहां पे n होगा तो कितना आएगा? बता दो जल्दी से। हाँ जी बेटा, कितना आएगा? 10 2 टू दी पावर n इंटू थीटा ही आएगा ना। जैसे n का वैल्यू 0 तो 10 थीटा, 10 थीटा का मतलब क्या हुआ? 10 2 टू दी पावर 0 थीटा। समझ में आ रही है बात? यहां पे क्या हो गया? 2 टू दी पावर 1 थीटा, तो जब n थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा? 10 2 टू दी पावर n थीटा। समझ में आई बात? हाँ या ना बताना। बाय इंडक्शन मैंने बोल दिया, अगर आप चाहो ना इसे सर्च करना तो एक दो वैल्यू और निकाल के देख लो। हाँ जी बच्चों, बताना हाँ या ना, समझ में आई तो? यस सर। वेरी गुड। तो ये अगर Yes, 10, वेरी गुड बेटा, 10 2 टू दी पावर n थीटा, तो निकालनी किसकी वैल्यू है? एक बार तो निकालनी f2 पाई बाई 16। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूं, यहां देखता हूं जरा ये पुट कर क्या रहा है। वैसे तो एक बार जरा ऐसे ही सोच लो, ये पुट कर क्या रहा है। तुम अगर देखो तो ये पाई अपॉन 16, तो मतलब यहां पे क्या है? पाई अपॉन 2 टू दी पावर 4 है ना? और यहां पे क्या है? पाई अपॉन 2 टू दी पावर 5 है। यहां पे क्या है? पाई अपॉन 2 टू दी पावर 6 है बेटा। दिख रहा है ना सबको इतना? एंगल इनके जो जो एंगल आ रहे हैं, तो जब पाई अपॉन 2 टू दी पावर 4 एंगल है, तो उस केस में बेस में 2 आ रहा है। यहाँ पाई अपॉन 2 टू दी पावर 5 एंगल है, तो यहाँ बेस में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जब पाई अपॉन 2 टू दी पावर 6 है, तो बेस में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब इनके जो बेसिस है ना, और उसमें और 2 की पावर में डिफरेंस 2 का आ रहा है। बस ये बात ध्यान में आई, आई ना? तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे थीटा की वैल्यू क्या रखनी है। अगर मैं थीटा की वैल्यू रखता हूं ना, पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 2। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? पाई अपॉन 2 टू की पावर n प्लस 2 अगर मैं पुट करता हूं, तो बेटा मुझे fn पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 का वैल्यू कितना मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 10
2 to the power n into pi upon 2 की पावर n plus 2 और अल्टीमेटली ये मुझे मिल गया वैल्यू कितना 10 pi by 4 और 10 pi by 4 का वैल्यू कितना होता है 1। तो तुमने बोला कि पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, बस चौथा वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वैल्यू तो हमेशा 1 ही आ रही है। कब कब 1 आ रही है? जब जो बेस है उसमें और एंगल में 2 का डिफरेंस हो तो वैल्यू कितनी आ रही है? हमेशा 1 आ रही है। बेटा बात समझ में आई मेरी जो मैंने कही अभी? हाँ जी बच्चों बताओ। यस सर। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट भी अच्छा इनकरेक्ट पूछा हुआ है 4। तो फोर्थ इनकरेक्ट हो गया। सर मुझे लास्ट में मैं समझ नहीं आया सर क्या। बेटा देखो अच्छा, मैंने ना क्या किया, जो ऑप्शन है जैसे 2 लिया हुआ है F2 पाई अपॉन 16 था तो पाई अपॉन 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो जो यहाँ बेस देखा ना वो 2 की पावर 1 का है और यहाँ पे कितना है 2 की पावर 4। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर यहाँ देखा बेस यस कितना 3 है और यहाँ कितना 5 है, फिर यहाँ देखा 4 है, यहाँ कितना 6 है। तुम बस ये देखो ना कि डिफरेंस कितने का आ रहा है इनके बीच में, कितने का डिफरेंस आ रहा है सोचो। सर बेस माइनस पावर कर रहे हैं हम। हाँ सर 2 का ही। 2 का ही आ रहा है, तो जब 2 का डिफरेंस आ रहा है बस वही काम करना है बेटा अपने को। तो यहाँ देखा 2 माइनस 4, फिर यहाँ देखा सॉरी 4 माइनस 2 और यहाँ देखा 3 माइनस 5 और 6 माइनस 4, बस 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने एंगल ही ऐसा मान लिया जिसमें जिसकी पावर का और इसके बेस का डिफरेंस कितने का और 2 का हो, उसके ऊपर डायरेक्टली वैल्यू निकाली। अलग अलग ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। राइट? ठीक है। यस सर। हाँ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई? ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैं ये चलो ठीक है ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है काफी बेटा, फिर आज के लिए इतना, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके ओके बेटा बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।